गुड मॉर्निंग मेरे भाई, नमस्कार आप सभी को। ललित, प्रिंस, प्राची, अतुल, ज्योति, अनु, नमस्कार बेटा। चलो सभी को आओ बेटा। प्यारी सी कहानी की करते हैं शुरुआत। और एक और प्यारा सा दिन आपकी जिंदगी में ऐड हो रहा है, तो आज के दिन को भी यूटिलाइज कीजिएगा। अच्छा, मैं पता है क्या मानता हूं, जब भी आप हर दिन पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है, चीजों को देखते हैं, तो हर दिन की गोल ना अलग अलग बनाया करो। जैसे आज का दिन है तो आज की गोल सेट ये करो कि मुझे आज का दिन जैसा मैंने सोचा है वैसा ही बिताना है। जो मेरा डेली रूटीन है, पढ़ना है, अच्छे से ध्यान से रिवीजन करना है, थोड़ा रेस्ट करना है, अच्छा खाना है, ठीक है, लाइब्रेरी में ही रहना है और शाम तक मस्त मोला तरीके से पढ़ना, ठीक है। तो वही आप इस चीज को रखिएगा। डन। तो चलो वही एक वादा कि आज का दिन भी पढ़ाई से बिताएंगे, ठीक है। क्या स्टार्ट किया था बच्चा? कंजंक्शन, आसान टॉपिक, ऑफ कोर्स शानदार और आसान टॉपिक। कहां है ये रहा। अब ठीक है, चलिए जी मिल शेर। थोड़ा बातचीत अगर देखें तो हमारे पास ये हुई, हमने दो रिएक्ट, कल यूज ऑफ सो होगा, याद आया? तो आज मेरे बच्चे यूज ऑफ सो करना है। सर 45, 47, 49 नरेशन बेटा, उसका तो क्या ओपन करूंगा मैं भी। और शेर देखो बच्चा, अभी यूज ऑफ आपने सो समझना है, तो ले मां सरस्वती का नाम और करते हैं आज पढ़ाई स्टार्ट। सो क्या होता है? देखो, सो के कई मीनिंग होते हैं बेटा। सो अपने आप में एक एडवर्ब का रोल प्ले भी करता है, ठीक है। पहला अगर यूज देखें तो सो अपने आप में एडवर्ब भी होता है बेटा। सो अपने आप में क्या होता है? एडवर्ब भी होता है। और कंजंक्शन के बाद में एडवर्ब ही टॉपिक कराऊंगा, इन्वर्जन कराऊंगा, एडवर्ब कराऊंगा, तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उनको हम देखेंगे। सो एडवर्ब होता है कैसे बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस सो का जो एडवर्ब ये बनता है, तो आप ये देखते हैं, ये एडवर्ब में भी सिखाऊंगा, यहां सिर्फ लिख के बता रहा हूं। ही इज नॉट सो, ही इज नॉट सो रिच, वो उतना अमीर नहीं है, एज हिज फ्रेंड, जितना कि उसका दोस्त। वो उतना अमीर नहीं है जितना कि उसका दोस्त। तो बेटा ये जो रिच है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आती है बेटा। उस एडजेक्टिव के लिए सो अगर आपको ऐसे दिखाई देता है तो वो एडवर्ब होगा, वो कंजंक्शन नहीं होगा। तो कंजंक्शन नहीं होगा, वो एडवर्ब होगा। और एडवर्ब में क्या दिखता है आपको? सो के बाद क्या दिखेगा बेटा? एडजेक्टिव दिखेगा, और एज का कॉम्बिनेशन आप उसके साथ देखते हो, ठीक है। पहली चीज, एक क्या होता है बेटा सो के साथ, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया, ही इज सो टायर्ड, वो इतना ज्यादा थक गया है, दैट ही कैन नॉट प्ले विद यू, वो आपके साथ नहीं खेल सकता। वो इतना थक गया है कि वो आपके साथ नहीं खेल सकता। तो ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट प्ले विद यू, तो वो इतना थक गया है, ठीक है, कि वो आपके साथ नहीं खेल सकता। तो ये टायर्ड क्या बेटा? एडजेक्टिव। वो थक गया, थका हुआ है। सो क्या है बेटा? एडवर्ब। और ये दैट क्या है? कंजंक्शन। और यहां एज क्या था? कंजंक्शन, ठीक है। दैट कंजंक्शन भी कराऊंगा, एज भी कराऊंगा, तब भी आपको ये चीज मैं बताऊं। तो इस तरीके से आप इसको यूज करते हो। आपने बोला माशाल्लाह काम है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सो एक तो एडवर्ब होती है बेटा, इसको एडवर्ब टॉपिक में भी मैं आपको बता के चलूंगा। दूसरा अभी देखते हैं सो कंजंक्शन के रूप में।
सो कंजंक्शन के रूप में अब देखते हैं, और ज्यादा डिटेल में एडवर्ब की बात नहीं कर रहा मैं, जानबूझ के एडवर्ब टॉपिक में करूंगा, ठीक है। जो सो कंजंक्शन होता है बेटा, उसका काम क्या होता है? इसलिए। आप बोलते हैं ना, इसलिए मैं बीमार था, इसीलिए मैं नहीं आया था, इसलिए। तो आप ये बताते हो कि रीजन, ठीक है, मैं बीमार था, हाँ, उसका क्या हुआ फिर, उसकी वजह से ये हुआ, तो आप सो बताते हैं, इसलिए आप हिंदी मीनिंग लिखते हैं इसका, इसलिए। तो आप क्या लिखोगे? आई वॉज इल, मैं बीमार था, आई वॉज इल, मैं बीमार था। और एक बात ध्यान रखिए, इससे पहले मैं कोमा लगा रहा हूं बेटा, सो आई डिड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आया। तो बेटा जिस जिस कंजंक्शन से पहले कोमे आते हैं, मैंने हर कंजंक्शन से पहले कोमा लगाया है, तो आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है, पंक्चुएशन का, कि इनसे पहले कोमे आते हैं, ठीक है जी। पेपर में ये नहीं कि कोमे का एरर आएगा, कोमे का एरर येट के साथ आएगा बेटा, स्पेशली जहां एरर जो बनता है वो मैंने आपको कल बता दिया था। आगे देखो मेरे शेर, तो आई वॉज इल, मैं बीमार था, इसीलिए मैं कल नहीं आया था, सिंपल से, आई डिड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आया था। तो आपने इसको ऐसे लिख दिया। तो कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए। फर्स्ट सो एडवर्ब है, सेकंड सो कंजंक्शन, ठीक है, सिर्फ 2 की कहानी है ये, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सो में सर और कुछ पढ़ने लायक और कुछ भी नहीं बेटा। तो और क्या बचा है हमारे पास? एक बचा है, ठीक है, कंजंक्शन 4। लिस्ट पे आ जाए, देखो बेटा, क्या समझ लिया? सो भी समझ लिया, क्या समझ लिया? येट भी समझ लिया। तो सिर्फ यहां से क्या बचा है? 4, ठीक है, और क्या बचा है? बट। तो अब पहले मैं 4 को बता देता हूं, फिर बट बता देता हूं। हमारा बिटवीन एंड भी हो गया, बोथ भी हो गया, इधर भी हो गया, नीदर भी हो गया, दो ऑल दो येट भी हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो बता है, जो बट के साथ कराऊंगा, और 4 बचा है, ठीक है बेटा। दैट की जगह एज हो सकता है, इसको बेटा ये एडवर्ब में पढ़ेंगे, यहां नहीं, ये एडवर्ब का काम है, इसको छोड़ दो मेरे बच्चे, कि यहां एज कंजंक्शन और दैट कंजंक्शन कैसे यूज होते हैं, ये सो एडवर्ब में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी वो टॉपिक एडवर्ब नहीं होगा तो ये कैसे समझे। चलिए, तो फिलहाल अब क्या देखते हैं? यूज ऑफ 4 देखते हैं बेटा, यूज ऑफ 4 देखते हैं। गुरुजी ये 4 तो हमने प्रेपोजिशन के रूप में पढ़ा है। देखो बेटा, इसका पहला फंक्शन क्या है? 4 आपने प्रेपोजिशन के रूप में पढ़ा है, आप सबने ही पढ़ा है। 4 प्रेपोजिशन होती है, याद आया? 4 प्रेपोजिशन होती है, चाहे वो टाइम को भी दिखाए या चाहे वो नॉर्मल यूज। आपको याद हो तो मैंने आपको कराया था, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स। भाई कोई कह रहा है मैं 2 घंटे के लिए पढ़ रहा हूं, 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं। एक सेकंड रुकिएगा, कॉफी का टाइम हो गया है। आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हुई। अच्छा, अब आगे देखिएगा, मैं कर देता हूं, ही केम हेयर, वो यहां आया था, ही केम हेयर, वो यहां आया था, फॉर यू, आपके लिए आया था, तो यहां वो आपके लिए आया था। एक तो 4 का यहां मीनिंग होता है बेटा प्रेपोजिशन में, जिसमें मैंने आपको बताया था टाइम प्रेपोजिशन भी होता है, टेंस में पढ़ा दिया था आपको, सेम मीनिंग भी हो सकता है, के लिए भी हो सकता है, ठीक है जी। तो यहां हम इसका प्रेपोजिशन के लिए यूज तो नहीं देख रहे, आपके लिए डिफरेंट जो इसका नया यूज है, ये हटा रहा हूं बेटा, जो इसके लिए डिफरेंट आपके लिए नया यूज है वो इसका यूज नंबर 2 है। अब मैं सडनली आपसे कह रहा हूं मेरे बच्चे 4 कंजंक्शन होता है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। जैसे कि आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा और आप कोमा लगाएंगे, देखो कोमा आएगा 4, क्योंकि कोमा क्या होता है, कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शन है उनसे पहले ज्यादातर आप कोमा देखते हैं, क्योंकि वो 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, और एक सेंटेंस के बाद वो ठहराव दिखाने के लिए आप कोमा लगाते हैं। समझ आया बेटा? कोमे का रीजन क्या होता है, जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होता है सर, 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, तो आप क्या लगाते हो, 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आप कोमा लगाते हैं, ताकि एक सेंटेंस के बाद ब्रेक लिया जाए, उसके बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट किया जाए। तो आपने कोमा लगाया 4 और ये स्टेटमेंट लिख दी बेटा। ये जो स्टेटमेंट होगी ये पहले वाली स्टेटमेंट का रीजन बताएगी, ये इस स्टेटमेंट का क्या बताएगी, रीजन बताएगी, कारण कह रहा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर सो दैट भी होता है, बेटा आप छोड़ दो, आप मेरे साथ पढ़ लो, है ना, आप छोड़ दो मेरे साथ पढ़ लो। आप ये मत देखो सो दैट भी होता है, फलाना ढिमकाना, उन पे टाइम खराब बिल्कुल मत करो, वो एडवर्ब में कराना है मुझे, मेरे पे छोड़ दो। हर एक कंजंक्शन, हर एक एडवर्ब आपकी मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो आप टेंशन मत पालो, अब जो हो रहा है ना उसको समझ लो, कहीं उसके चक्कर में जो चल रहा है वही भूल जाओगा। डन है? सो दैट भी होता है, वो बाद में होगा, अभी नहीं। अभी कंजंक्शन पढ़ रहे हैं तो अभी कंजंक्शन से रिलेटेड बातें खत्म कर रहा हूं, फिर एडवर्ब पढ़ेंगे तब एडवर्ब से रिलेटेड वो बातें खत्म करेंगे।
ध्यान से सुनिए। देखो भाई, स्टेटमेंट आपने देखा, तो स्टेटमेंट आपने देखा 4 प्लस, अच्छा सो दैट मैंने कराया नहीं था, सो दैट मॉडल में नहीं हो रखा है, सो दैट के साथ मे और माइट आता है, कराया था ना बेटा सो दैट मॉडल में, अभी याद है मेरे को। सो दैट तो मैं बता चुका हूं आपको, सो दैट के साथ मे या माइट आता है। सो दैट क्या बताता है? पर्पस बताता है, याद आया, हम मेहनत करते हैं ताकि, फिर सो दैट तो हो रखा है। आगे बढ़ी, तो एक स्टेटमेंट आया, 4 आया प्लस स्टेटमेंट आया, ये क्या बताएगा बेटा? रीजन बताएगा, कारण बताएगा। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कारण बताएगा, मैंने बोला एक बात बताओ, वे कल नहीं आए, क्यों नहीं आए? अब देखना क्या बोला आपने, आपने बोला सर दे डिड नॉट कम, दे डिड नॉट कम यस्टरडे, सर वे कल नहीं आए थे। मैंने बोला क्यों नहीं आए थे? फॉर, क्योंकि दे वर बिजी, क्योंकि वे बिजी थे। अच्छा अब एक बात बोलोगे जयदीप सर ये तो बिकॉज का मीनिंग दे रहा है। बिल्कुल बेटा, ये बिकॉज का मीनिंग देता है। इसका मतलब बिकॉज क्या करेगा सर? यहां बिकॉज भी आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था बेटा, और वो भी सही होता। यूज ऑफ बिकॉज में पढ़ाऊंगा आगे कंजंक्शन में, क्योंकि बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में पढ़ाऊंगा। क्या लिखे हुए? दे डिड नॉट कम यस्टरडे बिकॉज दे वर बिजी, बिल्कुल सही है। और आप इसी को कैसे कह सकते हो बेटा? दे डिड नॉट कम यस्टरडे फॉर दे वर बिजी। ठीक है, वेरी गुड। इसको सो से बनाना कैसे बनाओगे बेटा? उल्टा कर दो, दे वर बिजी सो दे डिड नॉट कम यस्टरडे। अब क्या कर लोगे? ऐसे भी तो बना सकते हो। सो बेटा उल्टा करना पड़ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चलो लिख के टाइम पास क्या करना, सुन लो। दे वर बिजी, वे बिजी थे इसीलिए, सो दे डिड नॉट कम यस्टरडे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो आप इसे सो से भी सेम मैसेज पास कर सकते हो, फॉर से। तो ये क्या है मेरे बच्चे? रीजन है उनके कल ना आने का। अब एक और बात देखो, मैंने बोला ही वॉज अरेस्टेड, भाई उसको अरेस्ट कर लिया गया। आप बोलोगे क्यों कर लिया गया? कॉमा फॉर, क्योंकि ही वॉज फाउंड स्टीलिंग, क्योंकि वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया। तो एक बात बताओ बेटा, ये क्या है? ये मेरे बच्चे उसका रीजन है क्यों उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसको अरेस्ट कर लिया गया, कारण क्या था उसका? रीजन क्या था? तो ये इस चीज का क्या है? स्टेटमेंट का रीजन है, क्योंकि वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो ऐसे 4 कंजंक्शन आप यूज करते हैं, कॉपी कर लो। ये है बेटा यूज ऑफ 4। तो अब हमने क्या कर लिया शेर? हमने बेटा 4 पढ़ लिया, ठीक है। 4 के बारे में भी अच्छा खासा जानकारी ले ली, प्रेपोजिशन भी होता है और ये काम भी होता है। अब हम किसके बारे में जानेंगे? बट के बारे में। तो आप हेडिंग क्या डालोगे? यूज ऑफ बट। बेटा बट के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा रखा है, और बेटा जो जो पढ़ा रखा है, ठीक है, क्या है? एक चीज बताई थी मैंने, उसको जरा देखते हैं। मैंने आपको यह कहा था मेरे बच्चे कि बट प्रेपोजिशन भी होता है, और जब बट प्रेपोजिशन होता है तो उसका मीनिंग के अलावा होता है, या के सिवाय, के अलावा, के सिवाय। ये मैंने आपको बात बोली थी। कैसे? याद दिलाता हूं बेटा, मैंने आपको ऐसे बोला था डिलेक्सिकल वर्ब में, एवरीबडी, हर कोई, बट हिम, उसके अलावा, वॉज देयर, वहां था। तो हर कोई उसके अलावा वहां था। तो यहां बट प्रेपोजिशन है बेटा, इसलिए उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेती है बेटा? ऑब्जेक्ट लेती। तो ये एवरीबडी जो है ये इसका सब्जेक्ट बन रहा है, एवरीबडी वॉज देयर, ठीक है। तो एवरीबडी बट हिम, सब, हर कोई, उसके अलावा वहां था। डन। तो ये हुआ प्रेपोजिशन, और इसीलिए मैंने आपको नथिंग बट भी पढ़ाया था कि नथिंग बट में क्या होता है। याद है बेटा कि नथिंग बट में ये अपने आप में एक फ्रेज होती है, और वो इसी से पैदा हुई है। तो मैंने इसीलिए बोला ही डज नथिंग, ही डज नथिंग बट प्ले क्रिकेट। याद आया? टू प्ले क्यों नहीं आता? क्योंकि ये डिलेक्सिकल वर्ब पढ़ती है। तो ये नथिंग बट भी मैंने आपको बता दिया था। वेरी गुड। अब आगे देखिएगा मेरे बच्चे, तो ये भी आपका हो रखा है। तो ये बात तो हुई बट के बारे में, जो पहले मैंने आपको डिलेक्सिकल वर्ब में पढ़ा दी। लेकिन अब हम इसको जानते हैं एज अ कंजंक्शन।
बेटा जब ये एज अ कंजंक्शन होता है तो आपके साथ बिल्कुल सेम होगा, एक स्टेटमेंट दिखाई देगी मेरे बच्चे, पूरा एक सेंटेंस, कोमा नजर आएगा और फिर बट। क्यों? क्योंकि बेटा फिर से वही बात, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा तो कोमा लेगा, कोमा आया बट और फिर एक स्टेटमेंट। बेटा अब इन दोनों पे बीच में आपसे एग्जामिनर एरर भी पूछता है, ठीक है, क्या एरर है अभी बताऊंगा। तो इस स्टेटमेंट में इसमें क्या होगा? कॉन्ट्रास्ट होगा बेटा। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है मेरे बच्चे ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट कॉन्ट्रास्ट करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट करेंगे। जैसे आपको याद हो, आई इनवाइटेड हिम, आई इनवाइटेड हिम, हां, एंड ही डिड नॉट कम, या बट ही डिड नॉट कम। क्या बोलोगे बेटा? तो एंड और बट पे पेपर में बहुत एरर आते हैं, तो आप क्या करोगे? आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसे इनवाइट किया था, एंड ही डिड नॉट कम, और वो आया नहीं। अरे पागल हो गए हो बेटा, इनवाइट किया था तो वो आए, आना चाहिए उसे तो, और नहीं आया तो दोनों में क्या है? कॉन्ट्रास्ट पैदा हो गया। मैंने उसे इनवाइट किया परंतु वो आया नहीं, ये तो कॉन्ट्रास्ट है। तो यहां एंड कंजंक्शन गलत हुआ, बट सही हुआ। पेपर में इस तरीके से एंड वर्सेस बट पे बहुत अच्छे खासे एरर देता है। नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने बोला ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सा पैसा है, बट परंतु ही डेयर नॉट स्टार्ट अ फैक्ट्री, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है कि फैक्ट्री चालू कर ले, या और उसमें हिम्मत नहीं है। क्या होना चाहिए? आप खुद से सोचिए बेटा, यहां बट आना चाहिए कि एंड आना चाहिए? भाई ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास तो बहुत सा पैसा है और उसमें हिम्मत नहीं है फैक्ट्री चालू। अरे यार आप तो ताना मार रहे हो, पलटी मार रहे हो, या तो उसके पास बहुत सा पैसा परंतु उसकी हिम्मत नहीं है फैक्ट्री चालू कर ले। तो बेटा पैसा बहुत सा है परंतु हिम्मत नहीं है फैक्ट्री चालू कर ले, तो बट कॉन्ट्रास्ट लग रहा है, एंड तो सुटेबल नहीं लग रहा। तो बेटा अब बट लगा दो, हो सकता है अब येट लगा दो, है ना, येट भी यहां सेंस देगा, फिर भी उसमें हिम्मत नहीं है फैक्ट्री चालू कर, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से इस पे एरर देगा। तो बट अपने आप में एज अ कंजंक्शन भी रोल प्ले करता है और ये चीज भी, और उसका जो है कहानी किसके साथ भिड़ती है? इसके साथ। अब आप बोलोगे जयदीप सर नॉट ओनली बट ऑल्सो बता दो, वो भी बाद में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो में बेटा क्या होता है? इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन क्या होता है गुरुजी? इस कंजंक्शन का ही और एडवर्ब से मिलकर एक टॉपिक होता है जिसको मैं कंजंक्शन के बाद कराता हूं, तो अभी नहीं बताऊं, कंजंक्शन के बाद बताऊंगा। एडवर्ब का ही एक हिस्सा है, एडवर्ब टॉपिक का ही, इन्वर्जन एक हिस्सा है एडवर्ब का ही। तो कंजंक्शन टॉपिक आपको भले ही लगता हो बेटा कि सेपरेट टॉपिक है, लेकिन कंजंक्शन टॉपिक एडवर्ब से बहुत ज्यादा भिड़ता है। देखा नहीं अभी मेरे बच्चे में यहां दैट कंजंक्शन नहीं समझा पाया आपको, कहां गया? मिटा दिया मैंने सो के साथ। क्यों? क्योंकि बेटा वहां मुझे सो एडवर्ब पढ़ानी पड़ेगी, इसलिए हमेशा आज तक का रिकॉर्ड है, जब भी मैंने कराया है कंजंक्शन और एडवर्ब एक साथ कराया है, कंजंक्शन के बाद हमेशा एडवर्ब कराया, क्योंकि कंजंक्शन और एडवर्ब का बहुत बड़ा नाता है, बहुत बड़ा नाता है। ठीक है बेटा, तो ये किसके बारे में जान लिया आपने? ही हैज अ लॉट ऑफ मनी बट ही डेयर नॉट, ये बट के बारे में जान लिया। तो सारे कंजंक्शन कौन से खत्म कर लिया हमने? सर सारा कंजंक्शन हमने पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब जरा वापस आते हैं मेरे बच्चे, और वापस आके हम देखते हैं हमने, हे प्रभु, ये रहे बेटा सारे पढ़ लिए, बस क्या रह गया? नॉट ओनली बट ऑल्सो। पता है क्यों? क्योंकि बेटा इसमें नॉट ओनली भी एडवर्ब होता है, ऑल्सो भी एडवर्ब होता है, खाली बट कंजंक्शन है, तो भी वो आपको मुझे बाद में बताना पड़ेगा। तो भी बट हमने पढ़ लिया। और फोर्थ, तो सारे के सारे कौन से कंजंक्शन खत्म हुए? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेरे शेयर। सर अब कौन से पढ़ेंगे? तो सबको साफ कर दूं, साफ सफाई, पर अब हेडिंग डालोगे आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब सबसे पहले ये जानो बेटा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते कौन से हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते कौन से हैं? देखना, जब कभी भी बेटा आप एक स्टेटमेंट लिखते हो, कोई भी एक बात लिखते हो, हाँ, प्लस में आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाते हो, है ना बेटा? हाँ, प्लस में आप नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हो,
ठीक है, तो वो जो स्टेटमेंट है मैं उसको क्लोज कह सकता हूं, जो वो स्टेटमेंट है बेटा मैं उसको क्लोज कह सकता हूं ना, मैं क्या क्लोज कह सकता हूं। अब वो क्लोज की कहानी क्या बनती है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। इधर जो स्टेटमेंट लिखी गई है ना, इधर जो स्टेटमेंट लिखी गई उसमें क्या क्या होगा, उसमें गुरुजी एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, और आगे क्या है वो बात मैं आपको बताऊंगा नहीं, डॉट डॉट लगा के मैं छोड़ूंगा, उसका एक कारण क्या है। देखो बेटा जी, जो एक मेन स्टेटमेंट, ये कौन सी स्टेटमेंट होगी बेटा, इसको ऐसे लिख लो मेन स्टेटमेंट, ये तो मेन स्टेटमेंट होगी, ये होगी ना मेन स्टेटमेंट, और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा बनाएगी स्टेटमेंट होगी। जब मैंने कहा था बेटा जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बनाए वो क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बनाए वो कौन सी होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लॉज बनाते हैं बेटा वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा कंजंक्शन तो वो कौन सी क्लॉज हो जाएगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसलिए मेरे बच्चे इसको मैं सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये जो क्लॉज यानी कि ये जो स्टेटमेंट है किसने बनाई है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ने बनाई। तो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लॉज बनाते हैं वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लॉज बनाते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो बेटा कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन कौन थे वो सारे तो आपको याद करा दी मैंने फैन बॉयज की हिंट लेके, बस। अब उसके अलावा जो बचे वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट पड़े हैं। अब इन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो बनेगी इसकी खासियत है बेटा, पता है क्या खासियत है, पता है क्या खासियत है, सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 काम करती है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 काम करती है, 3 काम करती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज पहला काम करती है या तो वो नाउन क्लॉज होगी, है यस, एज अ नाउन काम करेगी, एज अ नाउन काम करेगी, या मेरे बच्चे और वो एडजेक्टिव क्लॉज होगी, मतलब गुरुजी वो एडजेक्टिव का काम करेगी बिल्कुल, या मेरे बच्चे वो एडवर्ब क्लोज होगी, मतलब वो एडवर्ब का काम करेगी बिल्कुल। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे और अब आएगा मजा। मतलब सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शंस होते हैं वो जो पूरी क्लोज बनती है वो तो इसी का हिस्सा होती है, मेन स्टेटमेंट का हिस्सा होती है, अलग नहीं होती। वहां क्या था बेटा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में अलग अलग थी, एक सेंटेंस है दूसरा सेंटेंस है, दोनों को जोड़ दो इसलिए कोमा लगा दो। यहां अलग है कहानी, यहां कोई कोमा ही नहीं है बेटा, यहां अलग क्यों है कहानी गुरुजी, नाउन क्लोज है। हां, अब नाउन क्लोज जो होती है ना बेटा, नाउन क्लोज हमेशा याद रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा, अभी नाउन क्लोज या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करती है। लिखना है आपने, पूरा का पूरा ऐसे नोट्स बनवाऊंगा, मजा आ जाएगा। नाउन क्लोज या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करती है, क्यों, क्योंकि बेटा नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ही काम करता है। या एडजेक्टिव क्लोज क्या करेगी, नाउन या प्रोनाउन में डिटेल ऐड करेगी जो एडजेक्टिव का काम होता है। एडवर्ब क्लोज क्या करेगी, एडवर्ब एक्शन में डिटेल ऐड करेगी। मतलब ये देखो, ये क्या है, सपोज करो ये वर्ब है और ये वर्ब क्या बेटा, एक्शन। हाँ, ऐसे एरो लगाना है। तो एडवर्ब क्लोज क्या करेगी, एक्शन कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, ठीक है, क्या रीजन क्या था, कारण क्या था, फलाना ढिमकाना, इन सबको जो बताए वो एडवर्ब क्लोज है। अच्छा, इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बन जाएगी वो, ठीक है, इसी वर्ब का, देखो इसी एक्शन का, ऐसी एरो लगाना है, इसी एक्शन का नाउन क्लोज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगी। एडजेक्टिव पे मैं एरो नहीं लगा सकता क्योंकि बेटा एडजेक्टिव का काम है नाउन प्रोनाउन में डिटेल ऐड करना। मतलब अगर इस एक्शन का ऑब्जेक्ट बनेगी या सब्जेक्ट भी बना के दिखाऊंगा, भी लिखवाऊंगा एग्जांपल बेटा, तो वो नाउन क्लोज हो जाएगी। अगर ये एक्शन का रीजन बताएगी, क्यों हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ऐसा कुछ करेगी, वो एडवर्ब क्लोज बन जाएगी। अगर वो नाउन प्रोनाउन में डिटेल ऐड करेगी तो एडजेक्टिव क्लोज बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, ये तो काम गुरुजी आपने बड़ा आसान कर दिया। क्या, देखो बेटा, एक मेन स्टेटमेंट होगी, हाँ, उसके बाद जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जो स्टेटमेंट आएगी वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी।
वो सबऑर्डिनेट क्लॉज मेरे बच्चे उस मेन क्लॉज का हिस्सा होगी। क्यों होगी? क्योंकि या तो वो नाउन का काम करेगी, या वो एडजेक्टिव का काम करेगी, या वो एडवर्ब का काम करेगी। बेटा जब वो एडवर्ब का काम करेगी तो ऐसे ऐसे रीजन देगी, क्यों, कब, कहां, कैसे, कब कब होता है वो काम, ये सब बातें बताएगी। नाउन क्लोज में क्या होता है? नाउन क्लोज पता है हमेशा किसका रिप्लाई होती है? जैसे ये वाई का रिप्लाई, वेन का रिप्लाई, हाउ का रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई, इनके रिप्लाई होते हैं। हाँ, और यहां वेयर के बाद रीजन लिखा बेटा। नाउन क्लोज किसका रिप्लाई होती है? नाउन क्लोज व्हाट का रिप्लाई होती है। व्हाट का रिप्लाई पता है क्यों? जैसे देखो बेटा, मैंने बोला उसने खरीदा था, ही बॉट, ही बॉट, उसने खरीदा था चेयर्स, कुर्सियां, तो ही बॉट व्हाट? चेयर्स, चेयर्स नाउन। क्या खरीदा था, क्यों खरीदा था, कब खरीदा था, कैसे खरीदा था, कहां खरीदा था, क्या कारण था खरीदने का, क्या समय था खरीदने का, कौन सी जगह खरीदा, ये सब एडवर्ब है। क्या खरीदा, ये नाउन है। क्या खरीदा, क्या खरीदा तूने, वो नाउन बताओगे क्या खरीदा। तो ये व्हाट का रिप्लाई होगी, हमेशा याद रखना। नाउन क्लोज मेरे पुत्र व्हाट का रिप्लाई होगी, एडवर्ब क्लोज इनका रिप्लाई होगी। और गुरुजी एडजेक्टिव क्लोज किसका रिप्लाई होगी? एडजेक्टिव क्लोज नाउन प्रोनाउन में डिटेल ऐड करेगी। क्या बोलोगे बेटा? एडजेक्टिव क्लोज नाउन प्रोनाउन में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करेगी। अब मेरे बच्चे आप क्या बोलोगे? गुरुजी अगर गर्मा गर्म एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाए, है कि नहीं? तब बेटा अब एक एक एग्जाम्पल लिखूंगा। पहले किसका लिखूंगा अपने बच्चे के लिए? नाउन क्लोज का, फिर एडजेक्टिव क्लोज का, फिर एडवर्ब क्लोज का। पहले आप यहां तक कॉपी करो, ठीक है? पहले तीनों को अब समझाऊंगा, जो लिख के बात बताई ना अब उसको समझाऊंगा, अब आएगा मजा। सबऑर्डिनेट मेन क्लोज का हिस्सा, हाँ सबऑर्डिनेट बिल्कुल बेटा मनोज मेन क्लोज का हिस्सा है, क्योंकि नाउन है तो वो भी इसका हिस्सा, एडवर्ब है वो भी इसका हिस्सा, एडजेक्टिव है वो भी इसका हिस्सा, तो ये पराया नहीं, अपना ही हिस्सा है। 46 से वोकैब की पीडीएफ नहीं डली है, कल वोकैब की क्लास होगी है भाई, कल वोकैब की क्लास ने कह दिया है, स्वागत नहीं करोगे हमारा। इजेंट फ्यूअर हो सकता है बेटा फूड? मनीष फ्यूअर कैसे होगा बेटा? नेगेटिव के साथ फ्यूअर क्यों लगाओगे? डन भाई, चलो एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले नाउन क्लोज को पकड़ लो बेटा, सबसे पहले नाउन क्लोज को पकड़ लो बेटा। मैंने बोला नाउन क्लोज व्हाट का रिप्लाई होगी, ठीक है? चलो आपको सिखाता हूं कैसे। देखो बेटा, जैसे सपोज करो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही बॉट, उसने खरीदी थी चेयर्स, कुर्सियां। ही बॉट चेयर्स, उसने कुर्सियां खरीदी थी, ठीक है? उसने कुर्सियां खरीदी थी बेटा। अब आप ये क्या बोलोगे? बॉट क्या है? वर्ब।
और मैंने ट्रांजिटिव वर्ब में पढ़ाया था आपको, ट्रांजिटिव वर्ब में जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन हो सकता है। अब ये नाउन है जो ऑब्जेक्ट है, तो उसी टाइम पे मैंने आपको ये पढ़ाया था, ऐसा भी हो सकता है कि नाउन फ्रेज हो जाए। अगर मैं बोलूं बेटा ही बॉट, हाँ ही बॉट योर फेवरेट चेयर्स, उसने आपकी फेवरेट चेयर्स खरीदी थी। अब मैंने क्या किया, इस चेयर्स क्या है नाउन, और इसके साथ ये क्या कर दिया, एडजेक्टिव और लिख दिया, तो ये पूरा का पूरा गुच्छा बन गया। उस गुच्छे को क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। अब ये ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, नाउन फ्रेज है। अब ये नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट के रूप में है। फ्रेज क्या होता है बेटा, गुच्छा, शब्दों का गुच्छा, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो मेरे पुत्र अब ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज है, तो हो सकता है कि नाउन ऑब्जेक्ट और नाउन के साथ एडजेक्टिव जब जुड़ जाएंगे, नाउन के साथ जब एडजेक्टिव जुड़ जाएंगे तो वो नाउन फ्रेज कहलाती है। नाउन के साथ उसके एडजेक्टिव भी आ जाए तो उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। अरे मेरे शेर, अगर मैं ये बोल दूं ही बॉट, उसने खरीदा था, ही बॉट, उसने खरीदा था, व्हाट शी लाइक्स, जो शी पसंद करती है। उसने खरीदा था, हाँ, व्हाट शी लाइक्स, जो शी पसंद करती है। फिर व्हाट, अब देखो उसने खरीदा था क्या, व्हाट शी लाइक्स, जो वो पसंद करती है। अब एक बात बताओ बेटा, अब मैंने मेरे शेर नाउन की पूरी क्लॉज लिख दी, मतलब नाउन ना लिख के नाउन की जगह ये बोल दिया, मैंने बोला उसने खरीदा था, क्या खरीदा था उसने, जो उस लड़की को पसंद है। क्या पसंद है उस लड़की को, चेयर्स। क्या पसंद है, योर फेवरेट चेयर, कुछ भी, मतलब उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करता चला गया ना बेटा। देखो बॉट तो ट्रांजिटिव वर्ब है मेरे बच्चे, अब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अब ये नाउन क्लॉज ही तो है जो मेरे शेयर ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, वो इसमें भी बताया था आपको। हाँ तो पुत्र ये काम है, हाँ तो ये व्हाट क्या है, यहां कंजंक्शन है। ये व्हाट क्या है, कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है मेरे शेर, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कह रहा हूं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दो बातों को जोड़ रहा है, एक वो भी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, दो बातों को जोड़ रहा है, इसी का हिस्सा है। हाँ तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब ये पूरी क्लोज है। अब ये नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट है। अच्छा ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाने पे आ गया तो क्या कर लोगे, अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाने पे आ गया तो क्या कर लोगे भाई। अगर मैं इसका, ये क्या है बेटा, एक्टिव वॉइस है, और मैं कहूं इनका पैसिव बनाओ तो यहां चेयर्स आगे जाएंगी, इसका पैसिव बनाओगे और फेवरेट चेयर्स आगे जाएंगी, ऑब्जेक्ट की बजाय ये सब्जेक्ट बनेगी, सब्जेक्ट बनेगी। अगर ये आगे गया तो अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, व्हाट शी लाइक्स, जो शी को पसंद करती है, जो शी, व्हाट शी लाइक्स, हाँ, वॉज बॉट बाय हर, व्हाट शी लाइक्स वॉज बॉट बाय हर, बाय हिम, हर नहीं, तो व्हाट शी लाइक्स वॉज बॉट बाय हिम, ये इसका पैसिव बना। इसका मतलब मैं ठीक कह रहा था, क्या कह रहा था मैं बेटा, व्हाट शी लाइक्स, ठीक है, वॉज बॉट बाय हिम। अब ये क्या बन गया, सब्जेक्ट, और ये क्या है, नाउन क्लॉज। इसका मतलब मेरे बच्चे मैंने ठीक कहा था बेटा, नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है मेरे बच्चे। तो आपने गुरुजी सोचा, गुरुजी हाँ तो सब्जेक्ट पहले से ही है। अरे मेरे बच्चे जब ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में तो ये इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट बाई करके चला जाएगा। इसलिए मैंने कहा बेटा नाउन क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंजंक्शन आगे आ जाए, तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है आगे आ गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज आगे आ गई, क्योंकि नाउन क्लॉज थी और नाउन क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर सकती है। तो अब तो आपको नाउन क्लॉज से तो दिक्कत नहीं मेरे बच्चे, मतलब मेरी जिंदगी सफल हुई, मैंने आपको ये समझा दिया। अब मेरी जिंदगी और सफल हो जाएगी अगर मैं एडजेक्टिव क्लॉज समझा दूं तो। कॉपी करो, कैच, बताओ भाई। बेटा एक बच्चा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, अनमोल। इनका कहना है सर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, उसमें दिक्कत आया कि हिज फेवर की बजाय फेवर फ्रॉम हिम क्यों होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो बेटा, अगर मैं बोलता हूं हिज सेपरेशन, अगर मैं बोलता हूं हिज कार तो उसकी कार है,
तो ये जो होते हैं ना बेटा, ये पोजेशन दिखाते हैं। पोजेशन मतलब अधिकार। भाई गाड़ी पर किसका अधिकार है? हिज का अधिकार है। अगर मैं ये बोलूं बेटा हिज सेपरेशन, तो सेपरेशन मतलब अलग होना, अलग होना। वेरी गुड। तो बेटा हिज सेपरेशन का मतलब ये हो गया उसका सेपरेशन, मतलब उस इंसान को बीच से काट दोगे आप, उस इंसान को बीच से काट दोगे आप। हिज सेपरेशन तो उसका सेपरेशन, बीच से काट दोगे। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते उससे अलग होना, उसका अलग होना नहीं, उसका अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब उस इंसान को फाड़ दोगे बीच से। तो वो ऐसी सेंस देता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? आई कैन नॉट बेयर हिज सेपरेशन। गलत। आई कैन नॉट बेयर सेपरेशन फ्रॉम हिम। उससे बिछड़ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका बिछड़ना नहीं बोलते, उसका बिछड़ना तो उसी को फाड़ दोगे बीच से। इसीलिए होता है मेरे बच्चे कि मुझे उससे फेवर चाहिए, फेवर फ्रॉम हिम, मुझे उससे हिज फेवर, नॉनसेंस। उससे मुझे सहायता चाहिए। तो वो जब आप इस तरीके उससे मुझे सेपरेशन चाहिए, तो वहां सेंस क्या आ जाती है कि उसका सेपरेशन नहीं करना, उसका फेवर नहीं, उससे मुझे फेवर चाहिए, उससे मुझे, मैं उससे जुदाई, हम बोलते हैं ना, उससे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, उससे सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, उसका सेपरेशन नहीं करना। इसलिए उसमें ऐसे लिखा जाता है सेपरेशन फ्रॉम हिम, फेवर फ्रॉम। ठीक है, चलो जी, अब जरा आगे की जानकारी लेते हैं बेटा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने बोला ही बॉट व्हाट शी लाइक्स, उसने खरीदा था जो वो पसंद करती है, तो वही चीज हमने ये बोल दिया। अब आगे बेटा एडजेक्टिव क्लॉज कैसे बनेगी? बेटा अब आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी इसी में, रिलेटिव कंजंक्शंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। बेटा ये टॉपिक ऐसा है मेरे शेर जो मैं यहां नहीं, प्रोनाउन टॉपिक में कराता हूं। जिनका प्रोनाउन टॉपिक हुआ है उन्होंने ये पढ़ा होगा, या जिनका नहीं हुआ बाकियों को यहां भी बता देता हूं, और इसको पढ़ेंगे हम प्रोनाउन टॉपिक में। एक दो की चुल खत्म नहीं होगी, लिख देता हूं भाई। ये प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। पता है क्यों? बताता हूं बेटा। जो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, वो ऐसे प्रोनाउन या ऐसे कंजंक्शन होते हैं, एंड की बजाय यहां जमा लगा दो। वो कंजंक्शन का भी काम करते हैं और वो प्रोनाउन का भी काम करते हैं। वो कंजंक्शन का भी काम करते हैं और वो प्रोनाउन का भी काम करते हैं। वो दो दो काम करते हैं। इसका मतलब वो क्या होंगे? कंजंक्शन भी होंगे और वो प्रोनाउन भी होंगे। ठीक है गुरुजी, कौन कौन होंगे? जैसे बेटा एक बात बताओ, एग्जाम्पल लिखने हैं। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, हु केम हेयर, जो यहां आया था। अब ये बात जो अलग बात है और ये बात अलग बात है, जो यहां आया था। अच्छा एक बात बताओ, कौन आया था? लड़का आया था। तो ये हु क्या है? यहां प्रोनाउन है क्योंकि नाउन की जगह आ रहा है। अच्छा प्लस ये दोनों बातों को जोड़ भी रहा है, ये कंजंक्शन भी है, ये कंजंक्शन भी। तो जो शब्द प्रोनाउन का और कंजंक्शन का काम करे उसी को हम रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, उसी को हम रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है, रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। अगर ये रिलेटिव कंजंक्शन है तो ये जो क्लॉज बनी ये रिलेटिव क्लॉज कहलाई, क्योंकि मैंने कहा था मेरे बच्चे जो कंजंक्शन जो क्लॉज बनाएगा उसका नाम वही पड़ जाएगा, इसको रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। अब ये रिलेटिव क्या क्लॉज क्या कर रही है बेटा? इस नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। मैं जानता हूं उस लड़के को, कौन सा लड़का? जो कल आया था। तो ये इस लड़के की इंफॉर्मेशन है, इस लड़के की एक्सप्लेनेशन है। पर नाउन की जो एक्सप्लेनेशन दे वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो रिलेटिव क्लॉज हमेशा किसका काम करेगी? एडजेक्टिव क्लॉज का काम करेगी हमेशा। इसका मतलब ये हुआ सर जो रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे बेटा या रिलेटिव कंजंक्शंस होंगे वो पहले आए हुए नाउन प्रोनाउन को आगे एक्सप्लेन करेंगे हमेशा। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखवाऊंगा? देखो, जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, हां, ये इनको हमेशा एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इनके तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन देखोगे या जिसे आप क्या कहोगे? प्लस कंजंक्शन देखोगे और आगे बात। ठीक है, ये हिंट लिखवा रहा हूं, करवाऊंगा प्रोनाउन टॉपिक में।
फिर जो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बनेगी वो रिलेटिव कंजंक्शन या ये बनाएंगे, इसी को मैंने बोला रिलेटिव क्लॉज कहलाएगी, यही रिलेटिव क्लॉज कहलाएगी। और यही रिलेटिव क्लॉज किसका काम करेगी? एडजेक्टिव का काम करेगी, हमेशा हमेशा। ठीक है, अब ये तो आपका कॉपी हो गया, मैं और एग्जांपल लिख देता हूं। हमेशा ऐसा ही काम करेगी, हमेशा ऐसा काम करेगी, ऑलवेज। ठीक है, अब ये जो रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं या रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, हाँ, ये सर कितने होते हैं? ये सर कितने होते हैं? ठीक है, कैसे कैसे हम यूज करते हैं? तो बेटा सबका एक एक एग्जाम्पल लिखवा दूं, मैं सबका एक एक एग्जाम्पल लिखवा दूं, जैसे ये लिखवाए, हु का लिखवा दिया। हाँ, जैसे बेटा अब छोटे रूप में सिखा रहा हूं बेटा, ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं इनको, छोटे रूप में सिखाऊं। बेटा रिलेटिव कंजंक्शंस में क्या होता है, मेरे शेर सबसे पहले हु आता है, किसके लिए? पीपल, इंसान के लिए। और कैसे? एज अ सब्जेक्ट। फिर आता है मेरे बच्चे होम, किसके लिए? सेम, इंसान के लिए, बट कैसे? एज एन ऑब्जेक्ट। फिर मेरे शेर आता है हुज, अगर हुज करोगे तो क्या? ऑफकोर्स है पीपल के लिए, क्या? टू शो पोजेशन, अधिकार दिखाने के लिए। बेटा हुज किसका अधिकार? पहले तो हुए ये तीन। फिर आता है बेटा विच, किसके लिए? बेटा विच आता है अपने आप में थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो। अच्छा देखो आगे ना, देखो ये इंसान के लिए सब्जेक्ट के रूप में, ये इंसान के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में, हुज किसके लिए आता है? लोगों के लिए पोजेशन, तीन तो इंसान। अब जानवरों को ये संभालेगा और थिंग्स को ये संभालेगा। पहले तो ये हुए बेटा रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, पहले ये हुए। तो एग्जाम्पल देखो बेटा, यहां हु केम हियर था, क्यों? क्योंकि बेटा हु यहां सब्जेक्ट के रूप में, होम नहीं आ सकता मेरे बच्चे, ठीक है। तो मैंने लिखा, देखो दिस इज द प्लेयर, दिस इज द प्लेयर, हाँ, हु या होम, हु या होम गोज देयर, ये वो प्लेयर है जो वहां जाता है। तो बेटा ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई प्लेयर की, लेकिन यहां मेरे बच्चे बताओ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? सर वर्ब है, हाँ तो सब्जेक्ट, तो हु सही, होम गलत, क्योंकि होम तो ऑब्जेक्ट के रूप में। अच्छा अगर मैं सेम सेंटेंस लिख लूं बेटा, सेम सेंटेंस लिख लूं, दिस इज द प्लेयर, सेम सेंटेंस लिख दूं, दिस इज द प्लेयर हु या होम, हाँ हु या होम आई लव, ये वो प्लेयर है जिससे मैं प्यार करता हूं। कोई ये बोल दे ये वो प्लेयर है जिससे मैं प्यार करता हूं, प्यार कौन करता है? आई, तो ये सब्जेक्ट हुआ। ये क्या हुई? वर्ब। वर्ब किससे प्यार करते हो? प्लेयर से। प्लेयर से प्यार करते हो तो अब क्या हुआ बेटा? ऑब्जेक्ट हुआ। और ऑब्जेक्ट के रूप में कौन आएगा? ये। अब ये नहीं, तो कितना आसान हो गया। अभी छोटे रूप में बता रहा हूं मेरे बच्चे, पूरी डिटेल में तो प्रोनाउन में पढ़ेंगे। गुरुजी छोटे रूप में क्यों बता रहे हो? क्योंकि बेटा रिलेटिव कंजंक्शन भी है ना, ये देखो दो बातों को जोड़ रहा है, कंजंक्शन भी है, प्रोनाउन भी है, कंजंक्शन भी है, प्रोनाउन। तो क्या सीखा? सब्जेक्ट के रूप में हु, ऑब्जेक्ट के रूप में हूं। अब कोई और दूसरा वहां सब्जेक्ट टपक गया तो ये तो ऑब्जेक्ट बन गया। ये आसान बात हुई बेटा, इतना भी दूध पीते बच्चे नहीं हो तुम, इतनी इंग्लिश पढ़ चुके हो अभी। तो एडजेक्टिव क्लॉज मतलब वो हमेशा नाउन प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, तो वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन कौन से कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही है बेटा। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं या रिलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं, ये रिलेटिव कंजंक्शंस या रिलेटिव प्रोनाउंस ये किसका होते हैं? पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। तो ये हु बन गया बेटा। यार ये भी ठीक है, दो कोड़ी की बात है, कोई बड़ी वाली बात नहीं बेटा। देख रहे हो नाउन प्रोनाउन के एक्सप्लेन करेगा, खत्म। तो इनको डिटेल में तो प्रोनाउन में पढ़ना। विच किसके लिए आ जाएगा? थिंग्स के लिए आ जाएगा बेटा। जैसे मैंने बोल दिया आई हैव द चेयर, मेरे पास वो कुर्सी है। आई हैव द चेयर, हाँ, विच दे बॉट, जो उन्होंने खरीदी थी। तो हु दे बॉट थोड़ा ना लिख दोगे बेटा, कुर्सी के लिए हु थोड़ा ना आएगा, कुर्सी के लिए तो विच आएगा, ऐसे। तो ये और भी बहुत सारे होते हैं जिनको हम यहां ना पढ़ के
ठीक है, वहां पढ़ेंगे। नेक्स्ट, दैट रिलेटिव कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसके बाद किसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, दैट। बेटा दैट क्या करता है, दैट सबके लिए आता है, सबके लिए आता है, क्योंकि दैट कुछ ऐसा नहीं है कि इंसान के लिए आएगा गुरुजी या थिंग्स के लिए आएगा। बेटा दैट सबके लिए आता है, इंसान के लिए भी, थिंग्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, सबके लिए। क्योंकि बेटा दैट बॉय, दैट गर्ल, दैट चेयर सब कुछ बोलते हो, तो ये सबके लिए आ जाएगा। मतलब यहां आप दैट भी लगा सकते थे, मतलब यहां आप दैट भी लगा सकते थे, मतलब आप यहां दैट भी लगा सकते थे। दैट तो सबके लिए आता है, दैट में कोई नखरे नहीं। हां, लेकिन दैट के कुछ नखरे, अगर आप किसी भी तरीके से उस नाउन को ज्यादा हाईलाइट कर दो, उस नाउन से पहले कुछ लिख दो, मतलब जैसे मैंने ये लिखा, दिस इज द सेम चेयर, ये वो सेम कुर्सी है। अब आपने वहां पे कुछ बढ़ा दिया, ये वो सेम कुर्सी है। अब बताओ दैट या विच शी बॉट, जो उसने खरीदी थी। तो बेटा अगर मेरे बच्चे में ये कर दूं, अगर मैं ये कर दूं दिस इज द चेयर दैट या विच शी बॉट, तो दोनों सही हैं, क्योंकि चेयर है तो दैट भी आ जाएगा, विच। लेकिन आपने चेयर को फोकस पे बढ़ा दिया, दिस इज द सेम चेयर, अब दैट आएगा, विच नहीं। दिस इज द सेम चेयर, या मैं बोल दूं दिस इज द ओनली, ठीक है, चेयर विच या दैट आई वॉन्ट टू बाय, ये है वो केवल एक कुर्सी जो मैं खरीदना चाहता। तो आपने बोला द ओनली चेयर, फिर से एम्फेसाइज हो गया, फिर दैट। तो बहुत सारे पॉइंट्स है बेटा जो आपको सीखने हैं, जानने हैं। लेकिन मेरे बच्चे ये रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाता हुआ अच्छा लगूंगा, वहां डिटेल आपको देता हुआ अच्छा लगता। अभी मैंने बस आपको ये शॉर्ट में बता दिया, बाकी जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शंस हैं वो सारे प्रोनाउन टॉपिक में आपके होंगे, जिन स्टूडेंट्स का रहता है। जिनका हो गया है बेटा उनको कोई भी चिंता वाली बात उनके लिए है नहीं, उन्होंने बोला जी तो हमें बाद में पढ़ना है, ठीक है। जिनका हो रखा है प्रोनाउन उनको कोई टेंशन नहीं, जिनका भी होना है वो भी शांति रखिए, इसलिए मैंने स्पेशली लिख दिया। तो द सेम, द ओनली, जब भी ये लिखा हुआ दिखेगा दैट आए, ठीक है। तो ये बाद की बातें हैं बेटा, डिटेल में वहां पे पढ़े। समझ आई? इसका मतलब गुरुजी हम इस एडजेक्टिव क्लोज के बारे में जानेंगे प्रोनाउन टॉपिक में। तो एडजेक्टिव क्लोज कौन बनाएंगे? रिलेटिव कंजंक्शन। रिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं? जो प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है बेटा, वो नहीं। अब गुरुजी एडवर्ब क्लोज के बारे में भी बता दो, एडवर्ब क्लोज कैसे बनती है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस एडवर्ब क्लॉज कैसे बनाते हैं। बेटा ये तो कॉपी हो गया होगा, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से थोड़ा आपको समझाने के लिए मैंने लिख दी। अब बताता हूं बेटा एडवर्ब क्लॉज कैसे बनती है। मेरे शेर एडवर्ब क्लॉज बनती है जैसे, बेटा एक बात बताओ, अगर मैं ये बोल दूं ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? कारण बताओ। बिकॉज, हाँ, ही वॉज बिजी। अब देखो मैंने बिकॉज से बनाया इसको, हाँ। तो बेटा ये बात बताओ, ये चीज इस एक्शन का रीजन बता रही है, हाँ, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बन गई। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या कॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या कॉज। क्यों नहीं आया था? क्यों नहीं आया था? समझ रहे हो? सो बेटा ये फर्क आ जाता है। अब आप बोलोगे गुरुजी इतना डीपली पढ़ाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। अब मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चे, बताओ फॉर और बिकॉज में क्या फर्क है? बताओ फॉर और बिकॉज में आप क्या फर्क है? आप 2 सेकंड में बता दोगे। देखो गुरुजी, अगर फॉर आएगा तो फॉर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, जिसमें आप एक बात बोलते हो, आराम से दूसरी बात बोलते हो। पहली बात का दूसरी बात से कोई लिंक नहीं होता, वो उसका हिस्सा नहीं होती, अलग अलग बातें होती है और उसका रीजन बताती है। लेकिन गुरुजी बिकॉज जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करता है गुरुजी? बिकॉज में एडवर्ब बनाता है, और एडवर्ब अलग नहीं होती बेटा, उसी का हिस्सा होती। अगर ही डिड नॉट कम लेट, वो लेट नहीं आया था,
ही डिड नॉट कम यस्टरडे, वो कल नहीं आया था, तो यस्टरडे एडवर्ब है, लेट एडवर्ब है, तो उसकी जगह पूरी क्लोज एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब बनाएगा और ये गुरुजी कुछ नहीं बनाएगा, इसलिए इससे पहले कोमा आता है, इससे पहले कोमा नहीं आता। तो बहुत सारे फर्क हैं आगे जानने के लिए ना, मुझे बताने के लिए आपको पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मैं कैसे बताऊंगा आपको, मैं आपको कैसे बताऊंगा बेटा, मुझे बताने के लिए आपके पास नॉलेज तो हो कि मैं बताऊं बिकॉज और फॉर में क्या फर्क है, जो भी बाद में बताऊंगा, तो इसलिए इसको दिमाग में रखना बेटा। क्यों नहीं आया, कब आया था, कैसे आया था, कहां आया था, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन देगी तो वो एडवर्ब होगी, ठीक है बेटा। चलिए, तो अभी तक मैंने आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ाया नहीं मेरे बच्चे, मैंने आपको सिर्फ ये बताया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं। अब आप बहुत अच्छे से जान गए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, बताओ तो बेटा क्या होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सर वो कंजंक्शन होते हैं जो ऐसी क्लोज तैयार करते हैं जो सबऑर्डिनेट क्लोज हो, और सबऑर्डिनेट क्लोज 3 फंक्शन करते हुए नजर आते हैं। ये तो जानकारी है। अब बात करते हैं बेटा ये, तो ये जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है ना आपको, बेटा मैं चाहता तो इस थ्योरी को स्किप भी कर सकता था, लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं इसको स्किप करता ना, अगर मैं इसको स्किप करता, चलो इसको मिटाई देता हूं, अगर मैं इसको स्किप करता तो आपकी एक गड़बड़ हो जाती। क्या? फिर आपसे कोई ये पूछता ना ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, आप जवाब नहीं दे पाते। ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ये आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है चीज। अब बात करते हैं बेटा एग्जाम से रिलेटेड कि गुरुजी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या एग्जाम में कैसे पूछेगा, कैसे पूछेगा गुरुजी। तो बेटा मैंने ये इसलिए बताया ताकि आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हेल्प मिले कि सबऑर्डिनेट क्लोज नाउन क्लोज होके आगे उठ के जाती है, एक तो उसके लिए बताया। एक इसलिए बताया बेटा कि एडजेक्टिव क्लोज जो होती है वो भी देखो प्रोनाउन और कंजंक्शन का भी काम कुछ लोग कर लेते हैं, उसके लिए बताया। एक मैंने ये बताया बेटा एडवर्ब क्लोज कैसे चुनी जाती। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, मैं एडवर्ब टॉपिक पढ़ाऊंगा, जब मैं एडवर्ब टॉपिक पढ़ाऊंगा और मैं आपको बोलूंगा एडवर्ब क्लोज भी होती है, तो आपको वहां ये हेल्प करेगी, चीज को जानने में हेल्प करेगी, लेकिन पेपर में इस पर एरर थोड़ा ना बन जाएगा। अब पढ़ते हैं बेटा सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। आप बोलोगे गुरुजी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, हाँ मतलब यहां से अब पेपर में एरर, अब हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो अब जितने भी वो कंजंक्शंस जो पेपर में एरर बनाते हैं अब हमें वो पढ़ना है, ठीक है जी बताइए। है ना, बस अब एरर यहां से आएंगे, वहां से एरर थोड़ा ना आ जाएगा क्लोज से, ठीक है। ये थोड़ा ना बोलेगा वो बताओ एडवर्ब क्लोज कौन सी, सिर्फ नॉलेज की बात। अब देखते हैं बेटा एरर जहां से आएगा और उस एरर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपने बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं यूज ऑफ, चलो दैट कराता हूं, यूज ऑफ दैट कंजंक्शन, ठीक है। यहां वो चीजें मदद करें। दैट बड़ा ही शातिर आदमी, ठीक है, बहुत शातिर आदमी। ये ऐसा है, ये बंदा कई काम करता है बेटा। सबसे पहला काम देखो, इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है मैं वो आपको बता देता हूं मेरे बच्चे। ये जो दैट होता है इसके बाद आप नाउन भी देखते हो, जब आप इसके बाद नाउन देखते हो तो ये दैट यहां पर डेटरमिनर का काम करता है बेटा। डेटरमिनर या आप एडजेक्टिव कह सकते हो, ये एडजेक्टिव का काम करता है क्योंकि इसके बाद नाउन, ठीक है। जैसे मेरे बच्चे ये हुआ इसका पहला फंक्शन, इस कॉन्सेप्ट में फंक्शन बताऊं, जैसे मैंने लिखा दैट रूम, ये इसके नीचे लिख दो यार, साइड में क्यों, इसके नीचे लिख दो, दैट रूम वॉज क्लीन्ड बाय रोहन। अब देखो बेटा रूम क्या है, नाउन, तो नाउन से पहले दैट क्या है, डेटरमिनर या एडजेक्टिव, जो नाउन के लिए ऐड कर रहा है, ठीक। पहला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 2 यानी कि इसका दूसरा फंक्शन बेटा, जो ये दैट होता है, मैं कहूं तुम्हें ये प्रोनाउन का काम भी करता है। इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह देते हैं, जो पिन पॉइंट करने का काम करते हैं।
कैसे सर? देखो, दैट वॉज नॉट माई, ठीक है, पेन, दैट वॉज नॉट माई पेन, वो मेरा पेन नहीं था। वो कौन? पेन। तो ये जो दैट है यहां किसको दिखा रहा है? पेन को। वो मेरा पेन नहीं था, तो यहां दैट क्या है बेटा? प्रोनाउन। अरे वो मेरा पेन नहीं था, जैसे दिस और दैट होता है बेटा, वो दोनों प्रोनाउन भी होते हैं और डेटर्मिनर भी होते हैं। सो मैंने बोला दैट वॉज नॉट माई पेन, वो मेरा पेन नहीं था, तो दैट क्या है यहां पर? प्रोनाउन। तो बेटा दैट प्रोनाउन भी होता है और दैट डेटर्मिनर भी होता है। दो फंक्शन। तीसरा फंक्शन अब आएगा ना मजा आपको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि तीसरा फंक्शन मेरे बच्चे, दैट रिलेटिव कंजंक्शन होता है। आहा, अब आया मजा, क्यों बढ़ाया था मैंने वो? या दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, क्योंकि बेटा रिलेटिव कंजंक्शन को ही हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब यहां ये प्लस लगा, ये रिलेटिव कंजंक्शन और प्रोनाउन, मतलब ये कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों का काम करता है। अभी अभी लिखा तो था मैंने एग्जांपल, चलो एक बार फिर लिख देते हैं। अगर मैंने आपको ये बोल दिया दिस इज द चेयर दैट, ठीक है, दैट ही वॉन्टेड टू बाय, ये वो कुर्सी है जो वो खरीदना चाहता था। यहां विच भी आ सकता बेटा। अब एक बात बताओ बेटा, यहां दैट क्या क्या है? एक तो चेयर के लिए आया, प्रोनाउन है गुरुजी, है ना। ये वो कुर्सी है जो वो खरीदना चाहता था, ये वो कुर्सी है जो वो खरीदना चाहता था। तो जो कौन? चेयर। तो चेयर इसका मतलब प्रोनाउन भी हो गया बेटा ये। अच्छा मेरे बच्चे, दो बातों को जोड़ रहा है तो ये कंजंक्शन भी हो गया। तो यहां ये दैट दो काम कर, कब आएगा मैंने वो थोड़ा सा आपको बता। तीन फंक्शन हो गए। अब मेरे बच्चे चौथा फंक्शन देखो। तीन फंक्शन हो गए दैट के, तो दैट के तीन फंक्शन आपके सामने निकल के आए, डेटर्मिनर, प्रोनाउन और मेरे बच्चे रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन। क्लियर? अब देखिए चौथा, ये सबसे ज्यादा खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि बेटा दैट होता है ओनली कंजंक्शन, मतलब अब प्रोनाउन नहीं होगा, खाली कंजंक्शन होगा। किस लिए यूज होता है ये? टू एक्सप्लेन, किसी भी बात को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा। जब आप किसी भी बात को एक्सप्लेन करते हो, नरेशन में, याद आया? नरेशन में यूज किया, जैसे ही टोल्ड मी, उसने मुझे बतलाया था। मैंने बोला क्या बतलाया था, बता दो जरा। तो ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बतलाया था कि, हाँ, ही वुड गो देयर, कि वो वहां जाएगा। उसने मुझे बतलाया था कि वो वहां जाएगा। तो बेटा यहां दैट सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन और कुछ नहीं, प्रोनाउन कंजंक्शन नहीं है। ना तो ये यहां डेटर्मिनर है, ना ये यहां प्रोनाउन है, ना ये यहां रिलेटिव कंजंक्शन, ये खाली कंजंक्शन है, रिलेटिव कंजंक्शन। तो बेटा फर्क है। कितने फंक्शन हुए? चार। करो बेटा यहां तक, फर्क समझ आ रहा है? तो इतनी गहराई से नॉलेज होगी ना, तो एरर आपसे फटाफट बने।
देख रहे हो मेरे भाई क्या काम है। अब आप कई बार दो दैट इकट्ठे नहीं देख लेते, जैसे ही टोल्ड मी दैट that car that car was washed by मोहित। उसने मुझे बतलाया था कि वो गाड़ी मोहित के द्वारा वॉश की गई थी। तो पेपर में क्या दो दैट इकट्ठे देखकर आप काट दोगे? नहीं, आप पता है क्या बोलोगे? जयदीप सर ये कंजंक्शन वाला दैट है। ही टोल्ड मी दैट कंजंक्शन वाला दैट है। दैट कार सर ये नाउन से पहले है, ये डेटर्मिनर वाला या एडजेक्टिव वाला दैट है सर। तो दो दैट इकट्ठे देके काट थोड़ी ना दोगे, इसलिए बेटा ये फंक्शन मुझे बताने पड़े आपको। समझ में आई बात? ठीक है, डन। तो बेटा एक सेंटेंस में जब वो कहीं भी दैट ले आएगा ना, तो आप कंफ्यूज मत हो, समझ हो गया उसको। कॉपी हुआ? देखो एक और एग्जांपल लिखता हूं। कॉपी हुआ भाई? देखो बेटा, एक बात तो ध्यान से सुनिए। जैसे मैं बोल दूं आई नो दैट, मुझे मालूम है कि, तो बेटा ये दैट कंजंक्शन है ना। मुझे मालूम है कि, क्या मालूम है? आगे एक्सप्लेन कर रहे हो। आई नो दैट, मुझे मालूम है कि दैट कार, वो कार, ये क्या हुआ? नाउन। और नाउन से पहले ये क्या है? डेटर्मिनर। तो सही है बेटा ये दो दैट। हाँ, आई नो दैट दैट कार, मुझे पता है कि वो कार। हम्म, देखो बेटा, कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट। आई नो दैट दैट कार दैट वॉज बॉट बाय हिम इज वॉश्ड बाय हर एवरी डे। मजा आएगा। मुझे मालूम है कि, ठीक है, अगर मैं इतनी चीज को अलग से देखूं, इसको मिटा दो, मिटा दे उसे, बुला दे उसे, इतना देखो। आई नो दैट दैट कार इज वॉश्ड बाय हर एवरी डे। बेटा अब कोई गलती नहीं है। देखो मुझे पता है कि वो गाड़ी उस लड़की के द्वारा हर दिन साफ की जाती है, हर दिन वॉश की जाती है, ठीक है ना। मुझे मालूम है कि वो गाड़ी उस लड़की के द्वारा हर दिन वॉश की जाती है। तो एक दैट कंजंक्शन, एक डेटर्मिनर। कौन सी गाड़ी, मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया। तो अब आप बोलोगे यहां ये रिलेटिव कंजंक्शन है, यहां ये रिलेटिव कंजंक्शन है। आई नो दैट दैट कार दैट वॉज बोट बाय हिम। अब देखो कैसे, क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है।
तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगी, याद आया बेटा, ये एडजेक्टिव क्लॉज होगी, याद आया अभी अभी, क्योंकि रिलेटिव कंजंक्शन हो या रिलेटिव प्रोनाउन बोल सकता हूं इसको, वो एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है रिलेटिव क्लॉज को, याद आया बेटा। सो आई नो दैट कार दैट वॉज बॉट बाई हिम इज वॉश्ड बाई हर एवरी डे। मुझे पता है कि वो कार जो उसके द्वारा खरीदी गई थी वॉश की जाती है उस लड़की के द्वारा हर दिन। तो बीच में मैंने इसका एडजेक्टिव डाल दिया इसके लिए, इसलिए बेटा जब मैं एडजेक्टिव को हटा रहा हूं तो सेंटेंस तब भी सही है, एडजेक्टिव ही तो हट रहा है, इसलिए एक सेंटेंस में 3 दैट इकट्ठे हो गए, 1 2 और 3, और सारे हैं सही तररर। सर ऐसे करके एक सेंटेंस में आप कितने दैट ला सकते हो? मैं तो भाई 7 दैट इकट्ठे ला सकता हूं। और ये एक बार मैंने मजाक मजाक में बच्चों को बताया भी था, सिखाया भी था, लेकिन वो पेपर में नहीं आता, आपको वो बता नहीं रहा, हम टाइम खराब करने वाली बात है। तो ये नो एरर होगा पेपर में। नो एरर क्यों होगा? क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ा दिया दैट क्या है, मैंने तुम्हें बता दिया दैट के 4 फंक्शन है, तो हर एक का फंक्शन पहचान लोगे आप पेपर में। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में दिख सकता है बेटा, और दिखेगा तो इसको नो एरर। और अगर ज्यादा आपको मर्जी है, मन है, ठीक है, कि सर कैसे 7 दैट इकट्ठे हो सकते हैं, आप एक बार वीओडी में जाके कंजंक्शन देखोगे ना, तो वहां मैंने 7 दैट इकट्ठे किए हुए कातिल, ठीक है। तो वो सेंटेंस भी सही होता है, उसमें इतना घुमा दिया था मैंने कॉन्सेप्ट को। चलो, हालांकि आपको इतनी जरूरत नहीं, आपके लिए इतना काफी। तो ये था बेटा यूज ऑफ दैट, ठीक है। अब दैट के बारे में और कोई एरर आएगा नहीं आएगा, वो इफ से रिलेटेड आएगा, अभी बताऊंगा। ठीक है बेटा, झकास जिंदगी। अब देखो, अब क्या है मेरे बच्चे, यूज ऑफ इफ। अच्छा एक बात बताओ छोटको, आपको क्या लगता है आपको इसको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी? बेटा कंजंक्शन रिवीजन की जरूरत नहीं पड़े, एक ही बार में सीखते चले जाओ। लिखाई का काम थोड़ा ज्यादा है, ठीक है,
थक गए हो गए हैं। अब पता चला मैं सुबह से शाम तक मैं कैसे पढ़ाता हूँ। अब है तुम 2-3 पेज पन्ने लिख के थकेले हो गए। ठीक है, देखो बेटा, इफ क्या होता है? इफ एक तो काम करता है मेरे बच्चे कंडीशनल कंजंक्शन का। कंडीशनल कंजंक्शन का मतलब कंडीशन बताता है। तो बेटा ये कंडीशनल कंजंक्शन में क्या क्या कारस्तानी रचता है वो मैं आपको करा चुका हूं कंडीशनल सेंटेंसेस में। जैसे मैंने बोला ही विल सक्सीड, वो सफल हो जाएगा। ठीक है, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है। तो बेटा ये बात तो हुआ इसका इफ, जब ये कंडीशन को दिखाता है। दूसरा मेरे बच्चे इफ दिखाता है कोई भी चीज जब आपके लिए अननोन हो, कोई भी चीज आपके लिए अननोन हो या अनसर्टेन हो, आपको नहीं पता वो चीज है कि नहीं है। अगर किसी चीज का आपको पता हो, मतलब देखो बेटा, यहां इसकी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं दैट के साथ। बेटा दैट जब आपके लिए कोई भी चीज नॉन हो और कोई भी चीज आपके लिए सर्टेन हो, पता हो आपको, ये अनसर्टेन और अननोन चीजों के लिए। तो ये चीज, जैसे अगर मैं ये कहूं आई नो दैट या आई नो इफ ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, मुझे पता है वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है। एक बात बताओ, मुझे पता है वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मुझे तो पता है, जब मुझे पता है तो चीजें तो नॉन हो गई। तो आई नो दैट ही इज योर फ्रेंड। अच्छा, अगर मुझे नहीं पता हो तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, इफ या दैट ही विल गो देयर। अगर मैं कहूं बेटा आई नो ही विल गो देयर, तो बात तो सही है, आई नो दैट ही विल गो देयर। लेकिन मेरे बच्चे आई डू नॉट नो, मेरे को नहीं पता क्या वो वहां जाएगा, मेरे को नहीं पता कहां क्या वो वहां जाएगा, तो मेरे को नहीं पता तो मैं इफ बोलूंगा आई डू नॉट नो इफ ही विल गो देयर। ये आएगा पेपर में एरर। नेक्स्ट देखो बेटा, अच्छा अगर मैं कहूं आई डाउट, भाई मेरे को तो डाउट है, आई डाउट इफ या दैट, आई डाउट इफ या दैट शी विल हेल्प यू, भाई मेरे को तो डाउट है कि वो तेरी मदद करेगी कि नहीं करेगी। तो बेटा मेरे को डाउट है तो मेरे को पता है कि नहीं, मेरे को क्या पता, मेरे को तो डाउट है भाई। अगर डाउट है तो बेटा फिर इफ आएगा। अच्छा मेरे बच्चे, अगर तुम ये कह दो आई डू नॉट डाउट, मेरे को तो कोई भी डाउट नहीं है, आई डू नॉट डाउट, मेरे को तो कोई भी डाउट नहीं है, इफ या दैट, ठीक है, शी विल गो देयर, मेरे को कोई डाउट नहीं है कि वो वहां जाएगी, मेरे को डाउट नहीं है, मेरे को डाउट नहीं है तो आप श्योर हो, श्योर हो तो भाई अब भाड़ में गया फिर दैट। इसलिए बच्चे पता है क्या रखते हैं, डाउट वर्ब के साथ इफ का प्रयोग करें, अगर डाउट नेगेटिव में हो तो दैट का प्रयोग करें, भाड़ में गया, तुम चीजों को सीख लो। अच्छा अगर मैं बोलूं तो मेरे को तो ना के बराबर डाउट है, आई हार्डली डाउट, बेटा जब आप हार्डली डाउट हो तो इसका मतलब आप श्योरिटी में ज्यादा हो, और श्योरिटी में ज्यादा हो तो मेरे शेर यहां भी दैट आएगा, इफ नहीं आएगा। तो मेरे को तो ना के बराबर डाउट है, ना के बराबर डाउट है मतलब पॉजिटिव साइड हो आप, झकास जिंदगी। तो इफ और दैट पर एरर आएंगे पेपर में तो वो आप कर लोगे बेटा, कोई शक नहीं। तो ये कहानी होती है मेरे शेर इफ और दैट की, इस पर बेस्ड आते। ये हुआ इफ का दूसरा फंक्शन। मेरे शेर वादा किया मैंने आपसे, कंजंक्शन रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कंजंक्शन की जब प्रैक्टिस करोगे ना, धड़ा धड़ धड़ा धड़, आप इसके एरर बनाते चले जाओगे। चलो कॉपी कर लो अब इसको यहां तक पहले।
तीसरा फंक्शन देखो भाई, अब तीसरे फंक्शन में क्या है, मेरे बिन बोले समझ आ गया होगा आपका सारा। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन इंफॉर्मेशन में आस्क पूछने का मीनिंग देता है ना बेटा, तो उसके साथ इफ आता है दैट नहीं। ठीक है, लेकिन आस्क अगर कहने का मीनिंग दे, कहना, जैसे हिज फादर आस्क्ड हिम दैट ही गो देयर बाय बस, तो बेटा याद रखना पेपर में यहां आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड दिखाई देगा। याद आया? यहां आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड दिखाई देगा। उसके पापा ने उसे कहा था, याद आया? उसके पापा ने उसे कहा था कि वो वहां बस से जाए। तो पेपर में जब आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड देखो तो आस्क के साथ दैट दिख जाएगा आपको, इफ नहीं आएगा बेटा। बात याद रखना, समझाया भी था उस टाइम पहले। तो आस्क का मतलब नरेशन में पूछना होता है, लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन पेपर में देखे और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड हो तो दैट को मत काट के इफ मत कर देना मेरे बच्चे, क्योंकि उसका मैं एग्जामिनर कहना चाह रहा है कि उसके पापा ने उसे कहा था कि वो वहां बस से जाए। ठीक है, तो ये था बेटा यूज ऑफ इफ, कि इफ में क्या कहानी है। अब देखो कल क्या कराऊंगा, कल कराऊंगा इफ और वेदर। कल ठीक है बच्चा पार्टी, टॉपिक आसान है, ऐसे ही झंडे काट देना तुम। ठीक है बेटा, चलिए तो आज वही 5:30 बजे के करीब वोकैब सेशन पे मिलेंगे, 5:30 से 6:10 तक। ठीक है मेरे बच्चे, वोकैब के लिए तैयार रहिएगा, सीरियस रहिएगा, मस्त रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा और कंजंक्शन रिवाइज करके मिलिएगा। तो अब आगे की क्लास जो आपकी है वो कल होगी मेरे शेर।